हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, जी फिजिक्स वाला। और आज री ऑप्टिक्स का एक नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन के 3 वीडियो शायद डाले हैं, 3 या 4 होंगे। उसमें प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो आज नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन का मतलब था मिरर, और जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो पहले रिफ्रैक्शन क्या है, TIR, ग्लास स्लैब, लेंस, प्रिज्म, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनिशियल पार्ट जो है रिफ्रैक्शन का वो आपको आता है, क्योंकि 10th में ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सब आपने पढ़ा है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं, फिर आगे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू हो जाइए। कॉपी पेन ले लीजिए भाई, साथ साथ नोट्स बनाने, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने पढ़ा था 10th में। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए आपको पता होना चाहिए कि लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। 2-3 चीज़ें आपको पता है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो 10th में आप पढ़ के आए, कि लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। मीडियम जितना ज़्यादा रेयर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा वेलोसिटी लाइट की डिक्रीज होती जाएगी। मतलब मोर डेंसर लेस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी। चलिए, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन वही 10th में आपने पढ़ी थी कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium then it deviates from its original path, then it deviates from its ओरिजिनल पाथ। वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो अपने पास से डेविएट होगी, जैसे मैंने बताया था वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए इसका पाथ डेविएट हो जाता है। जब रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर मतलब रेयर में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली डेंसर में कम होगी, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर से रेयर में जाती है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों ही केस में लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये मान लो डेंसर मीडियम है, कैसा है, डेंसर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम, और ये है रेयर मीडियम। अब लाइट रे मान लो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट किधर डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता I, और ये होता है रिफ्रैक्शन एंगल R। तो इस केस में R बड़ा होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब R जो है ना एंगल बड़ा होगा किससे, I से। लेकिन इसका उल्टा कर लें, अगर ये डेंसर मीडियम है
और ये रेयर मीडियम है। अगर रेयर से डेंसर में आ रही है, नॉर्मल डालिए, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। इस केस में ये आई और ये आर, तो यहाँ पर जो एंगल आर है वो छोटा हुआ किससे, आई से। तो ये रिफ्रैक्शन का मतलब था जो आपने 10th में पढ़ा था कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर हमने दोनों केस बता दिए कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहां पर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपने पढ़ रखा था। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, इसमें दो इंपॉर्टेंट लॉ थे। क्या थे आपके लॉज? अभी हम कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं। मैंने कहा था कि आधा रिफ्रैक्शन आपने जो 10th में पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं अपन। तो चलिए पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane। पहला लॉ तो ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ। और जो सेकेंड लॉ है, जो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ जो स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant, and that constant is known as, उस कांस्टेंट को कहते क्या? दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, with respect to first medium। जैसे मान लो सपोज ये फर्स्ट मीडियम है रेयर और ये सेकेंड मीडियम। जैसे मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। तो स्नेल्स लॉ ये क्या कहता है कि साइन आई अपॉन sin r is equal to the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant। ये रेशियो एक कांस्टेंट आता है और इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब 1 μ2। 1 μ2, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर
1 से 2 की तरफ जा रहे, देखिए 1 से, ये 1 मीडियम है और ये 2 है, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, ऐसे याद रखना। बहुत अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखने का तरीका मतलब एक ही होता है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप जिधर से जिधर जा रहे हो, जैसे ये 1 और ये 2, 1 से 2 जा रहे हो, तभी आपने 1 का साइन आई लिया और 2 का साइन आ लिया। 1 से 2 गए तो यहाँ 1 से 2 लगा दो, 1 म्यू 2। अब 1 म्यू 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, अगले वाले का, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किधर से आए हो किधर जा रहे हो। इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखो या 1 म्यू 2 लिखो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये था स्नेल्स, इसको नोट कर लें आप लोग, फिर आगे हम कुछ और बताने जा रहे हैं। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, बस ध्यान रखना है कि किधर से किधर जा रहे हैं तो क्या लिखना है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको आप। देखिए रिफ्रैक्शन में कलर और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, याद रख लेना। कई चीज़ें जो मैं कहता हूँ आप लोग नोट बनाते रहा करें। रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, और क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए हटा दूँ, आपने लिख लिया होगा भाई। अच्छा, देखिए आज रिफ्रैक्शन का एकदम बेसिक लेक्चर है। हमने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ना रिफ्रैक्शन में कांस्टेंट रहती है। चेंज क्या होता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये दोनों चीजें चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती है मैं आपको बताऊं। देखिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। v1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, वेवलेंथ इन 1 मीडियम, वेवलेंथ इन 2 मीडियम। म्यू 2 का मतलब देखो बिल्कुल ये रिलेशन याद कर लो आप। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लिखना है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सेकेंड और फर्स्ट समझ गए ना कैसे लिखो, किधर से किधर जा रहे हो। यहाँ साइन आई है, यहाँ साइन आर है, आई से आर की तरफ जा रहे हो। 1 से 2 मतलब 2 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 का मतलब क्या होता है, 1 म्यू 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 म्यू 2, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो 2 अपॉन 1 होता है ये। अगर पहला मीडियम वैक्यूम है, पहला मीडियम क्या है, वैक्यूम है, और दूसरा मीडियम कोई और है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
v1 अपॉन v2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम रेयरर है तो रेयरर में वेलोसिटी की लाइट, सेकंड मीडियम डेंसर है, डेंसर में, वन मीडियम वैक्यूम है तो वैक्यूम में वेलोसिटी की लाइट। मतलब ये रिलेशन आपको याद रखना है, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ठीक है ना। μ2 और μ1 को पहचान लो। जैसे मतलब मेरा कहने का ध्यान दो, जैसे मान लो ये गिलास है और ये है एयर, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं इस गिलास से एयर में। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया μg और एयर का लिख दिया μa। μg का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, μa का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब ग्लास से एयर में जा रही है, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ग्लास डेंसर है एयर रेयर है। अब सेंसर लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन क्या लिखेंगे, ग्लास से एयर में जा रहे हैं ना, ग्लास से एयर में देखो यहाँ क्या लिखा, साइन आई अपॉन साइन μ2 अपॉन μ1 मतलब μa अपॉन μg। अब μa अपॉन μg का मतलब क्या हुआ यार, इसको पकड़ो, μ2 अपॉन μ1 को हम 1 μ2 लिखते हैं, g μa। ये दूसरा वाला पहले आता है, पहला वाला बाद में आता है, इसको लिखेंगे हम g μa। अरे 1 की जगह ग्लास है, 2 की जगह ए है ना, तो हम ग्लास से एयर में गए ना, देखो ना, ग्लास से एयर में तो ग्लास अपॉन एयर, सॉरी ग्लास से एयर में गए तो एयर अपॉन ग्लास, देखो ना 1 से 2 में गए तो 2 अपॉन 1। ये चीज ध्यान रखनी है आपको न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक मिनट हटा देता हूँ ये। एक चीज और मैं बता देता हूँ, हम पढ़ लेते हैं पहले रिफ्रैक्शन थ्रू सक्सेसिव मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू सक्सेसिव मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू सक्सेसिव मीडिया मतलब बहुत सारे मीडियम हैं और रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना। देखो जैसे मान लो ये एयर है, ये वाटर है, गिलास है, फिर एयर आ गया। देखो थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान रखना जरूरत पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, गिलास का। जो अपन जनरली मीडियम लेते हैं, ग्लास, वाटर, एयर ऐसे कुछ लेते हैं। अब ये तो डायमंड वगैरह लेंगे तो हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएंगे और ज़्यादा होता है। तो एयर सबसे रेयर है, एयर से वाटर डेंसर है, वाटर से ग्लास डेंसर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मीडियम सेम, लाइट की वेलोसिटी सेम। तो चलिए अब हम यहाँ से लाइट को डालेंगे और इधर से निकालेंगे, देखो क्या होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, अब ये लाइटें किधर आएगी, एयर से वाटर में जा रही तो बैंड हुई नॉर्मल तरफ, नॉर्मल तरफ झुकी, फिर नॉर्मल डालो। अब वाटर से गिलास पे डेंसर है तो फिर झुकेगी नॉर्मल तरफ, फिर नॉर्मल डालिए। अब गिलास से एयर में जा रही थी तो रेयर मीडियम नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटा दो। कितना दूर हटेगी, जिस एंगल से आई उसी एंगल से निकलेगी वापस, क्योंकि ये दोनों मीडियम कैसे हैं, सेम। ये एयर है, ये भी एयर है, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। ये आई है और ये है इमरजेंट एंगल ई, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। ये आपने सब कुछ 10th में पढ़ा है, मैं अभी वही चीज बता रहा हूँ जो आपने 10th में पढ़ी है। ये रिफ्रैक्शन एंगल आर, अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर। इसको कुछ और नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, R1 दे दिया तो ये भी कितना होगा, R1 ही होगा ना। सो अल्टरनेट एंगल है,
जो ये होगा वो ये होगा। भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसको हमने आर नाम दे दिया था, ये आर है तो ये भी आर है ना। अगर आप मान लो ये भी कहोगे कि नहीं ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन है, ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दो ना नाम। अगर आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस देना चाहते हो मतलब आई तो यहाँ दे दिया, अब आप मान लो I1 देना चाहते हो तो I1 और ये बराबर ही होंगे ना। और ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये जेड बन रहा ना यार ऐसे करके, ये तो ये एंगल तो बराबर ही होंगे दोनों। तो आप नाम भले कुछ भी दो इन दोनों को, लेकिन बराबर ये तो हमने पहले से ही बराबर कर दिया। ऐसे ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे दोनों, तो हमने इसको R1 कहा तो इसको भी R1 कह दिया। तो I और R में कंफ्यूज मत हो कि नहीं ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वहां आप I के टर्म में लिख सकते कुछ भी, लेकिन वैल्यू तो इसकी बराबर ही होगी ना। तो चलिए स्नेल्स लॉ लगाइए, ये I है ये R है, पहले हम यहां से यहां जा रहे हैं। तो देखो हमने क्या बताया, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, एयर से बॉटम गए तो ए म्यू जी लिखेंगे, ए म्यू जी। एयर से बॉटम में गए, एयर से सॉरी ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू। एयर से बॉटम में जा रहे हैं तो एयर से बॉटम में गए साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए भी लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू अपॉन। चलिए ऐसे ही अब हम वाटर से गिलास में जा रहे हैं, वाटर से गिलास में जा रहे हैं तो डब्ल्यू म्यू जी, वाटर से गिलास में क्या आएगा, ये देखो वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ये और गिलास में रिफ्लेक्शन ये, तो साइन आर अपॉन साइन आर वन, साइन आर अपॉन साइन आर वन। आप देखते जाएंगे किया जा रहा है। फिर आप गिलास से एयर में गए तो जी में ये लिखेंगे, गिलास से एयर में, गिलास में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, गिलास से एयर तो जो सेपरेटिंग मीडिया होता है वहां खड़े जाओ, गिलास से एयर में जा रहे हैं तो गिलास और एयर को सेपरेट करने वाली ये बाउंड्री यहां खड़े हो जाओ, इधर वाला एंगल इंसिडेंस इधर वाला रिफ्लेक्शन आई अपॉन आर, तो साइन R1 अपॉन साइन ई। भाई एयर से वाटर के यहाँ खड़े हो गए, इधर एयर वाला दिख लिया इधर वाटर वाला दिख लिया, वाटर से ग्लास तो ये सेपरेटिंग मीडिया है, वाटर ग्लास इधर वाला, समझ गए ना। ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। जब इन तीनों का गुणा करो तो ये सब कट जाएंगे, साइन आई से साइन आई कटेगा, सॉरी इससे ये कटेगा, R1 से R1 कटेगा, कट जाएगा। देखो ना करके देखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन ये गया। साइन आई से साइन ई से घटा, क्योंकि आई बराबर ई पहले लिख चुका हूं, तो 1 आ गया ना, ये 1 आता है हमेशा। ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू, ये रिलेशन याद कर लो, याद करने की वैसे इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। देखो हमने जो तुम्हें सिखाया वो याद रखो। देखो कैसे, देखो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ मेरे तरीके से आपको क्या याद रखना है। आप लंबे चौड़े फार्मूले मत याद रखो, वैसे फार्मूला कुछ भी नहीं है। देखिए एक चीज और बता देता हूँ, हटाऊं इसको, चलिए रिफ्रैक्शन में क्या एक रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगता है, क्या लगता है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन में। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बता रहा हूं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है जैसे आप एयर से गिलास में गए
एयर से ग्लास में, और ग्लास से एयर में गए, उल्टा किया जैसे, मतलब ये एयर है और ये है ग्लास, ये होगा, ये आई है और ये आर, तो ए म्यू जी, एयर से ग्लास में क्या आएगा, साइन आई अपॉन, देखिए 10वीं बार लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ, आपको स्नेल्स लॉ लगाना नहीं है तो बेवकूफ हो। एयर से ग्लास हो गया तो ए म्यू जी लिख दिया, एयर से ग्लास साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। अब अगर आप ग्लास से एयर की बात करें, ग्लास से एयर, ये ग्लास से एयर की बात करें, यहां पर जाओ ग्लास से एयर, तो क्या हो जाएगा, साइन आर, ये बन जाएगा। अरे इधर से इधर जा रहे हो, इधर वाला एंगल ले लो, इधर वाला एंगल ले लो, जिधर से जिधर जा रहे हो एंगल का खेल है, या आप किधर से किधर जा रहे हो तो कौन सा एंगल ऊपर लेना, कौन सा नीचे लेना। एयर से ग्लास, इधर एयर वाला एंगल ऊपर है, ग्लास में, अब ग्लास एयर के तो ग्लास से एयर जा रहा हो, साइन आर कौन साइन आई हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा यहाँ पर भी। अरे ए म्यू जी इंटू जी म्यू करेगा तो 1 ही आएगा ना, ए म्यू जी इंटू जी म्यू करेगा तो 1 ही आएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन, ये है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जी म्यू ए का मतलब 1 अपॉन ए म्यू जी, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। हम आप सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, एक ही बात है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये हम पूरे चैप्टर में मान चलेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो एयर का चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एयर के रिस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो एयर से ही डिवाइड करेंगे ना। देखिए भाई मैं क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान सुनिए, दो चीजें आप यार समझ लो। एक तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ बताया, जी म्यू ए है पलट के उल्टा लिख दो, और दूसरा अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जैसे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है, इसका मतलब होता 1 म्यू 2, यही बताया था ना। इसका मतलब देखो डब्ल्यू म्यू जी है, डब्ल्यू म्यू जी है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू म्यू जी 1 म्यू 2 में 2 ऊपर आता, तो यहाँ डब्ल्यू म्यू जी में जी ऊपर आएगा, मिट जाएगा। तो डब्ल्यू म्यू जी लिखा, हम तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, डब्ल्यू म्यू जी लिखा है, जिसका मतलब म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू होता है। अब अगर इसी को, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए, अब अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं, म्यू जी अपॉन ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, मतलब म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू लिखे या ए म्यू जी, एक ही बात है। कारण बताइए, कारण इसका बताओ। अब हमने म्यू जी की जगह लिख दिया ए म्यू जी, अब ए म्यू जी का मतलब हमने तुम्हें बताया था म्यू जी अपॉन म्यू ए होता है, और ए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या बताया था, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए होता है। तो बात तो वही है यार, बात तो वही है। तो आप म्यू जी लिखें या ए म्यू जी लिखें, बात एक ही है। म्यू ए वैसे भी कितना होता है, 1, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए लिखेंगे आप। भाई हमने म्यू जी जो था उसकी जगह जबरदस्ती ए म्यू जी टेक दिया, तो ए म्यू जी का मतलब क्या हुआ, म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो म्यू ए की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो वो रहा तो म्यू जी ही है। तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का है, जैसे म्यू जी है, तो आप इसको बेधड़क ए म्यू जी लिख सकते हो, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने में कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता तो ही वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप म्यू जी नहीं लिख सकते हो, लिखो ना, म्यू जी का मतलब ही ए म्यू जी हम समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। भाई लाइट रे कहीं से तो आई होगी भाई, अब आप मेंशन नहीं करें मतलब एयर से आई है, तो एयर से डिवाइड करोगे आप, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए क्वेश्चन लेता हूं, अब आप पता चल जाएगा आपको आता ही नहीं आता है।
2-3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिक्स हैं, जो हम बहुत ज़्यादा काम मिलेंगे, वो तो आपको वैसे याद ही है, मैंने कहा ना 10th में पढ़ चुके, वही अभी सब कुछ पढ़ रहे हैं। अभी हमने कुछ भी 12th वाला नहीं पढ़ाया है। अभी हम सिर्फ रिफ्रैक्शन का आज बेसिक लेक्चर ले रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, बस उसी पे चल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं लिया अभी हमने। तो चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. Find number 1, क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का दिया गया इतना, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब AμG दिया गया 3/2। फिर से समझ लो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है, तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में AμG लिखोगे ना। ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? वो पीछे लगता है एयर के। ऐसे ही वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब AμW दिया गया तुम्हें, ये गिवन है। निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass, GμW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass, ऐसे ही लिखा जाता है। तो हमने तुम्हें पढ़ाया कि GμW है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? μW अपॉन, अरे GμW है ना, तो W अपॉन G आएगा ना। और मैंने कहा A तो लगा ही दो आप। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में यार, एयर का 1 ही होता ना। तो आप सिर्फ μW लिखें या AμW लिखें, मैंने कहा एक ही बात। आप सिर्फ μG लिखें या AμG लिखें, बात एक ही है कि एयर का रिस्पेक्ट लगाने से आप एयर से डिवाइड करोगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता? 1। तो अब आपको ये दोनों चीजें दी गई हैं। AμW कितना दिया गया? 4/3, और AμG दिया गया 3/2। आंसर कितना आ जाएगा? 8/9। कोई यूनिट नहीं है इसकी, μ2 अपॉन μ1 कोई यूनिट नहीं है। μ2 अपॉन v1 हो, v1 अपॉन v2 हो, लैम्डा सेम यूनिट का रेशियो है। तो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो GμW कितना आ गया? 8/9। और दूसरा क्या पूछा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, WμG। अरे ग्लास का, अब ये तुमने जब ये चीज निकाली, इनमें एक रिलेशन मैंने बताया था, रिवर्स है तो पलट दो, आप डायरेक्ट लिख दो, 9/8 आएगा। क्या बताया था मैंने अभी? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, WμG लिखोगे तो 1 अपॉन, बात एक ही है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बताया था, आप पलट दो, ठीक है ना। नहीं पलटोगे तो आपको वापस वैसे निकालना पड़ेगा। WμG है तो μG अपॉन μW करोगे तो भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। ये सारा कुछ बेसिक्स है जो आपने 10th में पढ़ रखा था, वही सारा कुछ बताया गया यहाँ पर, नया कुछ भी नहीं है।
आपने 10th में क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे आपको आने चाहिए कि एक मीडियम में वेलोसिटी इतनी है तो दूसरे मीडियम में कितनी होगी। लाइट की वेलोसिटी आपको बता दिया है। μ2/μ1 का फार्मूला क्या होता है, v1/v2, λ1/λ2। चेंज क्या नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये तुम्हें बताया गया था। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपने वहाँ पर पढ़े होंगे। जैसे पेंसिल को अगर हम पानी में डालें, कांच का गिलास में पानी है तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, याद है कि नहीं। रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल रिकैप लो, बिल्कुल आपको सारा कुछ याद आ जाएगा रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल। फिर वहीं पर आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था, सनसेट और सनराइज पढ़ा था कि सनसेट हो जाने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है, या सनराइज होने से पहले ही दिख जाता है। राइज नहीं होता है, हॉरिजन के नीचे होता है, लेकिन आपको एपियर्स क्या होता है कि सनराइज हो गया है। तो सनसेट और सनराइज 2-2 मिनट का डिफरेंस याद कर लो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो वापस इनको याद कर लेना, समझ गए ना। तो आज सिर्फ हमारा पर्पस था रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग बताना कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। जो आपने 10th पढ़ा था बस आपको याद दिलवाया है। अभी हम जो अगले वीडियो लेक्चर्स आएंगे, हालांकि आपने TIR भी पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपको थोड़ा सा नया दिखेगा। इसमें अभी नया कुछ नहीं है, ये बिल्कुल 10th का ही लेक्चर था। आपने जो 10th में पढ़ रखा था वही हमने वापस एक रीकैप दिया है कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आ रहा है, 1-2 दिन में ही आ जाएगा। तो चलिए देखते रहिए आपका अपना चैनल इजी फिजिक्स बाय सुशील सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।